नमस्कार साथियों। आइए आज हम लोग बात करते हैं प्रमुख रूप से पॉलिटी एंड गवर्नेंस के संदर्भ में। आज का टॉपिक है संसद में पार्लियामेंट में बजट की क्या प्रोसेस है। इंडियन पॉलिटी का महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस प्रोसेस को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, संसदीय प्रणाली में बजट एक प्रमुख महत्वपूर्ण घटना है देश के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए। क्योंकि आप जानते हैं बजट क्या होता है। यह सरकार के नीतियों का प्रतिबिंब होता है। कैसे, मैं बता रहा हूं आपको। नीतियों का प्रतिबिंब होता है। उसके साथ साथ बजट सरकार के आय व्यय का विवरण होता है। आय और व्यय का विवरण होता है। ठीक। अब सरकार के नीतियों का प्रतिबिंब का मतलब क्या है, इसे भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चूंकि आप जान रहे हैं संसदीय प्रणाली में सरकार की व्यवस्था है। अब सरकार के पास आय के तमाम प्रकार के स्रोत हैं, जैसे टैक्स, फीस, फाइन। ठीक। गवर्नमेंट के पास तमाम प्रकार के स्रोत हैं, टैक्सों के माध्यम से, फीस के माध्यम से, फाइन के माध्यम से। ठीक। अब सरकार करता क्या है, इन स्रोतों को इकट्ठा करके, अब गवर्नमेंट का काम है नीति का निर्माण करना। मैंने कहा ना कि सरकार, ये बजट नीतियों का प्रतिबिंब है। गवर्नमेंट का काम है नीतियों का निर्माण करना। अब इस आय को सरकार व्यय करता है नीतियों के माध्यम से। तो यही जो आय व्यय का एक विवरण है ना, इसी को हम देश में बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से जानते हैं। और उस बजट को संसद में, पार्लियामेंट में इसकी प्रस्तुति होती है विशेष तौर पर। ठीक है। आप सामान्य रूप से जानते हैं कि आगामी वित्त वर्ष अर्थात 1 अप्रैल से आगामी 31 मार्च तक की अवधि के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और प्रस्तावित व्यय का विवरण जो बजट में दिखाया जाता है, हालांकि उसे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे जो है, आप जानते हैं कि जो विवरण है, चूंकि अगर मैं आपको बताऊं तो केंद्रीय बजट 2024-25 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे भी परिवर्तित किया है। केंद्रीय बजट 2024-25 में 24 में वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार केंद्रीय बजट 2024-25 के लिए ये जो टाइम है, ठीक है, उसको आप देखेंगे कि फरवरी में ही प्रस्तुत करने का एक प्रावधान रखा गया है। ठीक है, अप्रैल से पहले। ठीक है। और आप देखते हैं कि फरवरी में पेश भी होता है। ठीक है। आपने ये बेसिक बात जाना कि बजट के बारे में, बजट क्या है। ठीक है। अगर मैं बात करूं केंद्रीय, जैसे देखिए बजट आप देखेंगे तो केंद्र स्तर पे, केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का एक बजट है जो पूरे देश के लिए है। फिर स्टेट के लिए भी वो बजट रहता है। राज्य का एक अलग अपना बजट होता है। तो बजट के घटक यदि मैं बात करूं, केंद्रीय बजट के घटक, अगर मैं संवैधानिक दृष्टि से बात करूं तो अनुच्छेद 112 में, हालांकि बजट शब्द का संविधान में कहीं उपयोग नहीं किया गया है, बजट शब्द का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसके स्थान पर संविधान में अनुच्छेद 112 में इसके लिए वार्षिक वित्तीय विवरण वाक्यांश का उपयोग किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वाक्यांश का प्रयोग किया गया है। ठीक है। केंद्रीय बजट के घटक में देखेंगे, भारत का केंद्रीय बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण 3 प्राथमिक घटकों को समाहित करता है। पहला, आगामी वित्तीय वर्ष, जिसे
आगामी वित्तीय वर्ष जिसे बजट वर्ष भी कहा जाता है, इसमें प्राप्ति और व्यय का बजट अनुमान होता है। ठीक है, तो ये जो चालू वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्ति और व्यय का संशोधित अनुमान होता है, तो कुछ इस प्रकार का जो है बजट का जो एक तरीके से केंद्रीय बजट के घटक हैं कि आगामी वित्तीय वर्ष में, जिसे हम बजट वर्ष कहा जाता है, प्राप्तियों और व्यय का बजट होता है। चालू वित्तीय वर्ष में देखते हैं प्राप्ति और व्यय का संशोधित अनुमान होता है। फिर आप देखेंगे पिछले वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्ति और व्यय का वास्तविक अनुमान, जो प्रोविजनल एक्चुअल होता है। ठीक है, तो ये सब जो है कुछ घटक हैं। अब हम लोग वास्तविक रूप से बात करते हैं कि संसद में बजट प्रक्रिया की बात क्या होती है। अगर आप देखते हैं जो बजट आप सुनते हैं, इसकी एक प्रस्तुति होती है जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में, चाहे यूपीएससी हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, यहां एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, देखिए संसद में बजटीय प्रक्रिया, देखिए भारत में केंद्रीय बजट की अधिनियमित प्रक्रिया भारतीय संसद में निम्नलिखित 6 चरणों के माध्यम से संपन्न होती है। भारतीय संसद में जो बजटीय प्रक्रिया है वो 6 चरणों के माध्यम से संपन्न होती है। सबसे पहला तो बजट की प्रस्तुति है। ठीक है, सबसे पहला बजट की प्रस्तुति है। ठीक है, बजट की प्रस्तुति में क्या होता है इसे भी आप जान लेते हैं। अगर मैं बात करूं प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, बजट की प्रस्तुति, तो देखिए केंद्रीय बजट को प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को भारत के वित्त मंत्री द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर, 1 फरवरी की बात हो रही है, चूंकि यह जो विचारधारा है, ठीक है, अभी आपको हमने बताया कि केंद्र सरकार ने इस विचारधारा को, जो अप्रैल की विचारधारा थी, ठीक है, हालांकि उस प्रोसेस में काम चल रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसे जो है फरवरी में, यानी कि केंद्रीय बजट प्रत्येक जो प्रस्तुति है 1 फरवरी को भारत के वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ये जो है वर्ष 2017 से केंद्रीय बजट की प्रस्तुति को 1 फरवरी को कर दिया गया। ठीक है, इसके पहले आप देखते थे अप्रैल होता था। ठीक है, देखिए बजट को 2 या अधिक भागों में भी लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि बजट को 1 भाग में ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, बजट को 2 भाग में भी लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन वो एक ही होता है बजट। प्रस्तुति के दिन बजट पर कोई चर्चा नहीं होगी, ये बात इंपॉर्टेंट है। जब लोकसभा में बजट प्रस्तुत किया जाता है तो प्रस्तुति के दिन लोकसभा में कोई चर्चा नहीं होगी। ठीक है, अब आते हैं सेकंड चरण होता है सामान्य चर्चा। ठीक है, सेकंड जो चरण है यह सामान्य चर्चा। सामान्य चर्चा यानी कि बजट भाषण। ठीक है, देखिए इसके बाद आता है बजट भाषण, बजट का स्पीच। अब बजट भाषण में क्या आप देखेंगे, बजट भाषण में आप देखेंगे कि वित्त मंत्री संसद में बजटीय प्रक्रिया के दौरान बजट को एक भाषण के साथ प्रस्तुत करते हैं, जिसे बजट भाषण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप क्या देखेंगे, इसके बाद होता है आर्थिक सर्वेक्षण की प्रस्तुति। जो प्रेजेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक सर्वे हैं, जो इकोनॉमिक सर्वे होता है पिछले वर्षों का, ठीक है, तो ये जो है आर्थिक सर्वेक्षण की प्रस्तुति होता है बजट भाषण के बाद। ये बात नोट आप करिएगा क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आर्थिक सर्वेक्षण की प्रस्तुति में देखेंगे कि संसद में बजटीय प्रक्रिया में आर्थिक सर्वेक्षण एक रिपोर्ट है जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को इंगित करती है। जो नेशनल इकोनॉमी है देश की, उसकी पूरी अर्थव्यवस्था को अगर इंगित करने का कार्य करता है तो वह राष्ट्रीय ये आर्थिक सर्वेक्षण की प्रस्तुति के माध्यम से। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण बजट की प्रस्तुति से 1 दिन या कुछ दिन पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है।
पहले की परंपरा थी कि पहले से बजट के साथ संसद में प्रस्तुत किया जाता, लेकिन अब जो है यह बजट से पहले जो है आर्थिक सर्वेक्षण संसद में प्रस्तुत किया जाता है, एक दिन पहले या कुछ दिन पहले। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है सामान्य चर्चा, जनरल डिस्कशन, जो आपको हमने बताया है सामान्य चर्चा का विषय। देखिए, सामान्य चर्चा 2 सेकंड उसका विचारधारा था बजट भाषण के संदर्भ में। देखिए, बजट की प्रस्तुति के कुछ दिनों बाद सामान्य चर्चा प्रारंभ हो जाता है। सामान्य चर्चा संसद में बजटीय प्रक्रिया के दौरान दोनों सदनों में होती है और आमतौर पर 3 से 4 दिनों तक होती है। सामान्य चर्चा आमतौर पर 3 से 4 दिनों तक होता है। ठीक है, इस चरण में लोकसभा बजट के संपूर्ण या उसमें निहित किसी भी प्रश्न पर चर्चा कर सकती है। वित्त मंत्री के पास बजट पर सामान्य चर्चा के अंत में सामान्य उत्तर देने का अधिकार होता है। वित्त मंत्री के पास सामान्य चर्चा के संदर्भ में सामान्य उत्तर देने का अधिकार होता है। संसद में बजटीय प्रक्रिया के इस चरण में कोई कटौती प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता और न ही बजट को मतदान के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं, ये बात आप समझ रहे हैं। ठीक है, अब आता है कि विभागीय समितियों द्वारा जांच। ठीक है, स्क्रूटनी बाई डिपार्टमेंटल कमेटीज के द्वारा जो जांच की प्रक्रिया है। देखिए, संसद में बजटीय प्रक्रिया के इस चरण में बजट पर सामान्य चर्चा समाप्त होने के बाद संसद के दोनों सदनों को 3 से 4 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, विभागीय समितियों द्वारा जो जांच प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है, संसद में बजटीय प्रक्रिया के इस चरण में बजट पर सामान्य चर्चा समाप्त होने के बाद संसद के दोनों सदनों को 3 से 4 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, इस अंतराल अवधि के दौरान संसद की 24 विभागीय स्थायी समितियां संबंधित मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों की विस्तार से जांच और चर्चा करता है। ठीक है, जो कई प्रकार की अनुदान की मांग होता है, जैसे राज्यों के द्वारा, अन्य मंत्रालयों के द्वारा, तो जो 24 विभागीय स्थायी समितियां हैं संबंधित मंत्रालयों की, जो अनुदान मांगा जाता है, इन मांगों की विस्तार से जांच और चर्चा करता है और उन पर रिपोर्ट तैयार करती है और फिर उन रिपोर्टों को दोनों सदनों में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है। ये विभागीय समितियों द्वारा जांच कमेटी में होता है। ठीक है, फिर आता है अनुदानों की मांग पर मतदान। ये जो अनुदान की मांग है, उस पे वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, जो ग्रांट्स मांगे गए हैं, डिमांड किए गए हैं, उस पे क्या होता है, वोटिंग होती है। संसद की विभागीय अस्थायी समितियों की रिपोर्टों के आधार पर लोकसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान करता है। लोकसभा जो है अनुदानों की मांग पर मतदान करता है। अनुदान की मांग लोकसभा द्वारा मतदान के बाद अनुदान बन जाता है। अनुदानों की मांगों पर मतदान के संबंध में कुछ बिंदुओं को ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे अनुदानों की मांग मंत्रालय वार प्रस्तुत की जाती है। अनुदानों की मांग पर मतदान का विशेषाधिकार केवल लोकसभा के पास है। राज्यसभा के पास अनुदानों की मांग पर मतदान का अधिकार नहीं है। प्रत्येक मांग पर लोकसभा द्वारा अलग अलग मतदान किया जाता है। लोकसभा द्वारा अनुदान की मांग पर मतदान बजट के मतदान योग्य हिस्से तक सीमित है। ठीक है, एक बात और नोटिस करने की जरूरत है कि भारत की संचित निधि में
भारित व्यय पर केवल चर्चा की जा सकती है, लेकिन इसे मतदान के लिए नहीं रखा जा सकता। अब आता है कटौती प्रस्ताव। ठीक है, कटौती प्रस्ताव में आप देखेंगे जैसे देखिए, कटौती प्रस्ताव कई प्रकार का होता है। मतदान से पहले लोकसभा बजट के विवरणों पर चर्चा करती है और अनुदान की मांग को कम करने के लिए प्रस्ताव रख सकती है। ऐसे ही प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। इस बात को आप समझ रहे होंगे। जैसे मान लीजिए जो अनुदान मांगा गया है, मान लीजिए अनुदान फॉर एग्जांपल 10 रुपए मांगा गया। अब ऐसा विचारधारा है सरकार की, ठीक है, कि इसे जो है 5 रुपए कर दिया जाए या 6 रुपए कर दिया जाए, तो 4 रुपए की कटौती हो रही है ना। तो इस प्रकार मतदान से पहले और लोकसभा बजट की विवरणों पर चर्चा करती है और अनुदान की किसी भी मांग को कम करने के लिए इस प्रस्ताव को रखा जाता है, जिसे हम कटौती प्रस्ताव कहते हैं। इसके 3 प्रकार के बताए गए हैं। एक नीति कटौती प्रस्ताव, अर्थव्यवस्था कटौती प्रस्ताव और टोकन कटौती प्रस्ताव होता है। ठीक है, ये 3 प्रकार का होता है, नीति कटौती प्रस्ताव, अर्थव्यवस्था कटौती प्रस्ताव और टोकन कटौती प्रस्ताव। तो हमें ये बेसिकली बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाने की जरूरत है, ये बात बस इतना ध्यान रखिए। इसके बाद जो प्रोसेस होता है कि गिलोटीन, यदि अनुदानों की मांग पर चर्चा और मतदान के लिए अंतिम दिन लोकसभा के अध्यक्ष और सभी शेष मांगों को मतदान के लिए रखते हैं और उन्हें निपटाने का प्रयास करते हैं, चाहे वे सदस्यों द्वारा चर्चा की गई हो या नहीं। ठीक है, तो इस प्रक्रियात्मक विधि को आमतौर पर गिलोटीन कहा जाता है, कि जैसे जो अनुदान की मांग रखा गया था उस पर चर्चा और मतदान के लिए, ठीक है, तो वो जो भी एक प्रक्रिया हुई है कि उस अनुदान पे मांग पे चर्चा किया गया है और चर्चा के दौरान अन्य भी जो प्रोसेस बना है, इसी को हम लोग गिलोटीन के रूप में जानते हैं। ठीक है, फिर आप देखेंगे विनियोग विधेयक का पारित होना। ठीक है, विनियोग विधेयक का पारित होना, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत की संचित निधि से विनियोग विधेयक के बिना कोई धनराशि नहीं निकाली जा सकती है। क्योंकि आप जानते हैं बजट के माध्यम से जो एक आय और व्यय का विवरण है, उसका भी संबंध कहीं न कहीं संचित निधि से ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप बगैर जो है विनियोग विधेयक पारित हुए आप संचित निधि से कोई धन नहीं निकाल सकते हैं। इसका अर्थ है कि लोकसभा द्वारा अनुदानों की मांगों को अनुमोदित करने के बाद केंद्रीय सरकार को संचित निधि से धनराशि निकालने के लिए संसद को संबंधित विनियोग विधेयक को अधिनियमित करना आवश्यक है। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं। यानी कि हमारे कहने का मतलब क्या है कि जैसे लोकसभा में जो भी अनुदानों की मांग हुआ, जो भी प्रस्ताव आया, ठीक है, कटौती प्रस्ताव आया, जो भी प्रस्ताव आया, फिर केंद्र सरकार को यदि धनराशि निकालने की जरूरत है संचित निधि से, तो इसीलिए चूंकि सरकार के आय व्यय का जो भी धन है संचित निधि में ही है, तो संसद को संबंधित विनियोग विधेयक को अधिनियमित करना आवश्यक है। इसी विनियोग विधेयक जब पारित होता है तभी आप संचित निधि से धन निकाल सकते हैं। वो तो इमरजेंसी फंड अलग है। ठीक है, लेकिन संचित निधि से आपको धन निकालने के लिए ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है। तदनुसार अनुदानों की मांगों पर मतदान और लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद एक विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है जो संचित निधि से सभी आवश्यक धनराशि के लिए
विनियोग के लिए जरूरी होता है, तब आप संचित निधि से धन निकाल सकते हैं। ये प्रोसेस है, ठीक है। बजट तो एक चीजें, बजट आप जान गए कि हाँ आय व्यय का विवरण है, इसके बाद जब ये धन निकाला जाता है तब मंत्रालयों के पास पैसा जाता है, जो मंत्रालय होते हैं, ठीक है। ये बात है। एक और है लेखा अनुदान, ठीक है। इसे भी आप थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि ये सब ऐसे शब्द हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वोट ऑन अकाउंट, लेखा अनुदान, ये क्या होता है? देखिए, संसद में बजटीय प्रक्रिया के दौरान विधि द्वारा विनियोग की संवैधानिक आवश्यकता का अर्थ है कि विनियोग विधेयक के अधिनियमित होने तक केंद्रीय सरकार संचित निधि से धनराशि नहीं निकाल सकती है। यद्यपि विनियोग विधेयक के अधिनियमित की पूरी प्रक्रिया समय लेती है और आमतौर पर अप्रैल के अंत तक चलता रहता है। जो हमने आपको बताया है, अप्रैल, मार्च अप्रैल का महीना जो सरकार का वित्तीय प्रणाली का जो महीना है, ठीक है, तो ये प्रक्रिया से चलता रहता है। 31 मार्च के बाद भी ये सामान्य गतिविधियां के लिए जारी होता है। तो ऐसा एक मामला है कि इससे पहले अगर सरकार को किसी अनुमानित व्यय के संबंध में वित्त की जरूरत है, तो सरकार जो है ऐसे वित्त की जरूरत को पूरा करने के लिए, ठीक है, तो इस कार्यात्मक कठिनाई को दूर करने के लिए भारतीय संविधान ने लोकसभा को अनुदानों की मांगों पर मतदान और विनियोग विधेयक के अधिनियमित के पूर्ण होने की प्रतीक्षा करते हुए वित्तीय वर्ष के एक हिस्से के लिए अनुमानित व्यय के संबंध में किसी भी अग्रिम अनुदान को स्वीकृति प्रदान करने का, ठीक है, अधिकार दिया है। इस प्रावधान को लेखा अनुदान कहते हैं, वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। इसका मतलब क्या? अब इसमें तो बहुत समय लग रहा है। आप देख रहे हैं कि विनियोग विधेयक पास होने में समय लगता है, क्योंकि सरकार का जो वित्तीय वर्ष है, आप देख रहे हैं मार्च अप्रैल की प्रक्रिया, पूरा टाइम लगता है। लेकिन पैसे की जरूरत है, धन की जरूरत है, तो उस पहले अगर धन की जरूरत है, मंत्रालय को भी पैसे की जरूरत है, तो कैसे काम चलेगा? इसके लिए जो लेखा अनुदान है ना, वोट ऑन अकाउंट है, इसके माध्यम से आप जो है इसको लेखा अनुदान संसद में पेश करके इसके माध्यम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, धनराशि जो है निकाल सकते हैं। ये है वोट ऑन अकाउंट, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी कुछ अन्य बातों के बारे में, तो देखिए, जो वोट ऑन अकाउंट यानी कि लेखा अनुदान के संबंध में जो कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, वो ये है कि बजट पर सामान्य चर्चा समाप्त होने के बाद लेखा अनुदान पारित यानी स्वीकृत किया जा सकता है। जैसे बजट पर सामान्य चर्चा हो गया, बजट पर सामान्य चर्चा हो गया, जब सामान्य चर्चा हुआ तो अभी विनियोग विधेयक को पारित होने में समय लगेगा। अब मंत्रालयों को पैसे की जरूरत है, तो इस संदर्भ में वोट ऑन अकाउंट लेखा अनुदान के माध्यम से जो है इसे पारित किया जा सकता है सामान्य चर्चा के बाद, ताकि सरकार के पास पैसा आ जाए, मंत्रालयों के पास पैसा आ जाए, काम ना रुके, जो कठिनाई हो रही है, ठीक है। लेखा अनुदान आमतौर पर 2 महीने के लिए स्वीकृत किया जाता है, जो केंद्रीय बजट के कुल अनुमान का 1/6 भाग होता है। जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट है, मान लीजिए 100 रुपए का बजट है, इसका 6वां भाग, ठीक है, इसका जो है 6वां भाग जो होता है, वो लगभग आप लेखा अनुदान के माध्यम से स्वीकृत कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है। चुनाव वर्ष में आप देखेंगे कि जब लोकसभा को भंग किया जाना या नई लोकसभा का गठन किया जाना है, तो लेखा अनुदान अधिक अवधि लगभग 3 से 5 महीने के लिए लिया जा सकता है। जब चुनावी वर्ष में लोकसभा को भंग करना रहता है, तो उस संदर्भ में आप देखते होंगे कि लगभग 3 से 5 महीने के लिए लेखा अनुदान के माध्यम से धनराशि निकाली जाती है, ठीक है। ये जो
मैं आपको बताया हूं बजटीय प्रक्रिया का एक जो परिवर्तन हुआ है अप्रैल मार्च अप्रैल से पहले फरवरी में ही प्रस्तुत कर देना। इसमें आप देखेंगे कि 2017 से केंद्रीय बजट प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है, जिससे बजट के अधिनियमन चक्र, जो बजट का एक चक्र होता है, लगभग 1 महीने पहले कर दिया गया है। ठीक है, और इस परिवर्तन से क्या अगर लाभ है मैं बताऊं तो इस परिवर्तन के माध्यम से भारतीय संसद को जो लेखा अनुदान से बचने और वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले एकल विनियोग विधेयक पारित करने में सक्षम किया है। इस विधि के माध्यम से जो आप कठिनाई आती है कि विनियोग विधेयक जो है समय लगेगा, पारित होगा, ठीक है, तो इस प्रकार जो है इससे ये फायदा है, एडवांटेज है। ठीक है, और आप देखते हैं कि लेखानुदान चुनाव वर्ष में प्रस्तुत किया जाता है जब अंतरिम बजट प्रस्तुत किया जाता है। ये भी एक फैक्चुअल डेटा है जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप देखते हैं चुनाव का अंतिम समय चलता है तो सरकार अंतरिम बजट प्रस्तुत करता है, तो इस समय जो है लेखा अनुदान को प्रस्तुत किया जाता है बजट धनराशि निकालने के लिए। ठीक है, हमने आपको संवैधानिक प्रावधान के बारे में बताया है जो बजट से संबंधित है। जो संवैधानिक प्रावधान हमने आपको बताया है कि अनुच्छेद 112 में, ठीक है, जो वार्षिक वित्तीय विवरण के संदर्भ में इस बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पहलू था बजट के संदर्भ में।